विटो में जाकर रोया चीन, भारत की ईवी क्रांति से लगी ऐसी मिर्ची कि दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। ड्रैगन की रेयर अर्थ वाली दादागिरी खत्म, भारत ने एक्टिवेट किया खनिज ब्रह्मास्त्र, बीजिंग में हड़कंप। भारत का सब्सिडी प्लान बन गया चीन के लिए संकट, चीन को उसी की भाषा में भारत दे गया जोरदार जवाब। चीन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आया, खुद सब्सिडी का सागर बहाने वाला आज भारत को दे रहा है ज्ञान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जंग में भारत का चक्रव्यूह, चीन की 1.3 मिलियन यूनिट्स की सल्तनत पर मंडराया खतरा। जब दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने का घमंड चीन के सिर चढ़कर बोल रहा था, जब उसे लग रहा था कि दुनिया की हर सड़क पर उसी की गाड़ियां दौड़ेगी, तब दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसी खामोश क्रांति की पटकथा लिखी जा रही थी जिसकी गूंज ने आज बीजिंग के कान फाड़ दिए हैं। ये कोई सीमा पर हुई झड़प नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग यानी आर्थिक युद्ध के मैदान में भारत का एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक है जिससे चीन तिलमिला उठा है। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और बैटरी बनाने की आत्मनिर्भर नीति ने चीन को ऐसी मिर्ची लगाई है कि वो बौखलाहट में दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक पंचायत यानी विश्व व्यापार संगठन WTO के दरवाजे पर जाकर छाती पीटने लगा है, भारत के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहा है। कल तक जो चीन अपनी मनमानी और गलत व्यापारिक नीतियों से दुनिया के बाजारों को निगल रहा था, आज वही चीन भारत पर गलत काम करने का आरोप लगा रहा है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का व्यापारिक विवाद नहीं है, ये उस आर्थिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान है जिसे चीन रेयर अर्थ जैसे खनिजों के दम पर पूरी दुनिया पर थोपना चाहता था। भारत ने न सिर्फ अपनी कंपनियों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है, बल्कि चीन के सबसे बड़े हथियार को ही भोथरा करने के लिए अपना खनिज ब्रह्मास्त्र भी एक्टिवेट कर दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि भारत की वो कौन सी योजना है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है, क्यों चीन WTO में जाकर गिड़गिड़ा रहा है और कैसे भारत अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खेल में दुनिया का नया बादशाह बनने की राह पर निकल पड़ा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चीन को इतनी आग लगी क्यों है। इस कहानी की जड़ में है एक शब्द, दबदबा। चीन पिछले एक दशक से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और क्लीन एनर्जी के बाजार का बेताज बादशाह बना हुआ है। हालत यह है कि आज दुनिया भर में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं, उनमें से लगभग 2/3 यानी करीब 1.3 मिलियन गाड़ियां अकेले चीन में बिकती हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये चीन की उस ताकत का प्रतीक है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उसने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया था जहां बैटरी बनाने वाले जरूरी खनिजों से लेकर बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों और फिर गाड़ियां बनाने वाले प्लांट्स तक हर चीज पर उसी का नियंत्रण था। वो दुनिया को यह सपना दिखा रहा था कि भविष्य की साफ सुथरी दुनिया का रास्ता बीजिंग से होकर ही जाएगा। लेकिन इस सपने के पीछे एक खतरनाक हकीकत छिपी थी। चीन ये सब कुछ अपनी मेहनत या ईमानदारी से नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी सरकारी कंपनियों को अंधाधुंध सब्सिडी देकर दूसरे देशों के बाजारों को अपने सस्ते माल से पाटकर और व्यापार के सारे नियमों को ताक पर रखकर कर रहा था। वो चाहता था कि दुनिया के बाकी देश सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाएं और चीन हमेशा के लिए दुनिया की फैक्ट्री बना रहे। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी तस्वीर में एंट्री हुई नए भारत की। भारत ने चीन के इस खेल को समझ लिया। भारत ने यह जान लिया कि अगर आज हमने अपनी आत्मनिर्भर नीति नहीं बनाई तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए चीन की आर्थिक गुलाम बनकर रह जाएंगी। और यहीं से शुरू हुई भारत की उस योजना की कहानी जिसने आज चीन को WTO के दरवाजे पर रोने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने अपनी कंपनियों को, अपने स्टार्टअप्स को वो ताकत देने का फैसला किया जिससे वो न सिर्फ भारत की सड़कों के लिए बल्कि दुनिया की सड़कों के लिए बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकें। और जैसे ही भारत के इस आत्मनिर्भर रथ का पहिया घूमा, चीन के सिंहासन में कंपन शुरू हो गया। तो क्या थी भारत की वो योजना, वो चक्रव्यूह जिसने चीन की सारी रणनीति को तहस नहस कर दिया? भारत सरकार ने इस आर्थिक युद्ध को जीतने के लिए दो तरफा रणनीति अपनाई। पहला था अपनी कंपनियों को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देना। इस कवच का नाम है ईवी सब्सिडी। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के तहत भारत ने अपने नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भारी छूट देना शुरू किया। ये छूट ऐसी वैसी नहीं थी। 2 व्हीलर खरीदने पर प्रति किलोवाट घंटे पर
15,000 रुपए तक की सब्सिडी, जो गाड़ी की कुल कीमत का 40% तक हो सकती है। 3 व्हीलर और 4 व्हीलर पर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी। और तो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ई बसों पर 20,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की विशाल सब्सिडी। इसका सीधा मतलब ये था कि भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन से आने वाली गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ती हो गईं। इससे भारतीय कंपनियों को अपने ही देश में एक बहुत बड़ा और सुरक्षित बाजार मिल गया, जहां वो बिना किसी डर के अपना उत्पादन बढ़ा सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ कवच था, असली तलवार तो अभी चलनी बाकी थी। भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाएं शुरू की। इसका मतलब था कि जो भी कंपनी भारत में आकर बैटरी और ईवी के पार्ट्स बनाएगी, उसे सरकार अपनी तरफ से अतिरिक्त पैसा देगी। ये एक खुला निमंत्रण था दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कि आओ, चीन को छोड़ो और भारत में अपनी फैक्ट्री लगाओ। इस एक कदम ने चीन की कमर तोड़ दी, क्योंकि जो कंपनियां कल तक चीन को अपनी पहली पसंद मानती थीं, अब उन्हें भारत में ज्यादा फायदा नजर आने लगा। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बन रहा था, बल्कि वो चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब के टैग को सीधी चुनौती दे रहा था। चीन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ये समझ आ गया कि भारत सिर्फ अपनी घरेलू मांग पूरी नहीं कर रहा, बल्कि वो भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा ईवी निर्यातक बनने की तैयारी कर रहा है। और यहीं से उसकी बौखलाहट शुरू हुई, जो आज WTO एक औपचारिक शिकायत के रूप में दुनिया के सामने है। लेकिन भारत की रणनीति सिर्फ सब्सिडी और फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं थी। भारत के रणनीतिकार जानते थे कि चीन की असली ताकत उसकी गाड़ियों में नहीं, बल्कि उन गाड़ियों को चलाने वाली बैटरी में है। और बैटरी की ताकत उन चमत्कारी खनिजों में है जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। ये 17 तत्वों का एक ऐसा समूह है जो आज की आधुनिक तकनीक की आत्मा है। आपके स्मार्टफोन से लेकर लड़ाकू विमानों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर तक हर चीज इन्हीं पर निर्भर है। और दुर्भाग्य से इन खनिजों के उत्पादन और खासकर इनकी प्रोसेसिंग पर 80 से 90% तक चीन का दबदबा है। चीन इस दबदबे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी कोई देश उसकी बात नहीं मानता, तो वो इन खनिजों के निर्यात पर रोक लगाने की धमकी देता है। ये 21वीं सदी का तेल हथियार है और इसका रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। भारत ने चीन की इसी दुखती रग पर हाथ रखने का फैसला किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने अपने सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली आर्थिक हथियार को एक्टिवेट करने का फैसला किया है, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपाइल (NCMS). ये कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है, ये चीन की दादागिरी पर भारत का परमाणु बम है। इस कार्यक्रम के तहत भारत अब युद्ध स्तर पर इन सभी जरूरी खनिजों का एक विशाल भंडार तैयार करेगा। सरकार खुद इन खनिजों को खरीदेगी और अपने पास सुरक्षित रखेगी, ताकि अगर चीन भविष्य में कभी सप्लाई रोकने की कोशिश करे, तो भी भारत की फैक्ट्रियों का काम न रुके। इतना ही नहीं, भारत अब अपने देश के भीतर इन खनिजों की खोज और खनन को भी बढ़ावा देगा और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर एक नई सप्लाई चेन बनाएगा, जिसमें चीन की कोई भूमिका ही न हो। ये चीन के आर्थिक साम्राज्य की जड़ों पर सीधा प्रहार है। भारत चीन को यह संदेश दे रहा है कि तुम हमें डरा नहीं सकते, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और भारत का यही आत्मविश्वास, यही आक्रामक तैयारी चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। और इसी चुभन, इसी बौखलाहट का नतीजा है चीन का WTO में जाकर रोना धोना। चीन का वाणिज्य मंत्रालय आज दुनिया के सामने भारत पर यह आरोप लगा रहा है कि भारत की नीतियां अनुचित हैं, भारत गलत काम कर रहा है और उसे अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। ये बयान अपने आप में एक मजाक है। ये कुछ वैसा ही है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर कोतवाल को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा हो। वो चीन जो खुद अपनी कंपनियों को खरबों डॉलर की सब्सिडी देता है, जिसने अपने सस्ते माल से दुनिया भर के छोटे उद्योगों को तबाह कर दिया, जिसने कभी भी WTO के किसी नियम का पालन ईमानदारी से नहीं किया, आज वो भारत को नियमों का आईना दिखा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने धमकी भी दी है कि वो अपने उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगा। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया के सभी बड़े देश ये समझ चुके हैं कि अपनी पूरी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। आज दुनिया China+1 की रणनीति पर काम कर रही है, यानी हर कंपनी चीन के अलावा एक और देश में अपना बेस बनाना चाहती है, और वो देश भारत है।
चीन की यह शिकायत असल में उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसके डर का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि भारत की नीतियां सही दिशा में काम कर रही हैं और वो चीन को ठीक वहीं चोट पहुंचा रही हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। चीन जानता है कि अगर भारत अपने इस मिशन में कामयाब हो गया तो उसका दुनिया की क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर नीतियां चीन को एक संभावित खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और वर्तमान खतरे के रूप में दिख रही हैं और उसका ये डर अब दुनिया के सामने आ चुका है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये लड़ाई सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सब्सिडी की नहीं है, ये लड़ाई है 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति यानी ग्रीन एनर्जी क्रांति का नेतृत्व कौन करेगा? क्या दुनिया आने वाले 100 सालों तक चीन की आर्थिक गुलाम बनी रहेगी या फिर भारत एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरेगा? आज भारत में ओला, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां न सिर्फ विश्व स्तरीय इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं, बल्कि दुनिया के बाजारों में अपनी पकड़ भी मजबूत कर रही हैं। भारत का लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि अगले कुछ सालों में मेड इन इंडिया ईवी वाहनों की हिस्सेदारी को दुनिया भर में तेजी से बढ़ाना है। चीन को यही बात हजम नहीं हो रही है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई और देश उसके बनाए खेल में उसे ही मात देने की हिम्मत कर रहा है। ये कहानी है एक आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम की, जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगी। आपको क्या लगता है, क्या चीन की ये वीटीओ वाली चाल कामयाब हो पाएगी? और क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे और राष्ट्रवादी विश्लेषण के साथ। जय हिंद।